अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको पाकिस्तान और भारत का। जी हाँ, 14 और 15 अगस्त आने वाली है और 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ था आप जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। बिल्कुल, भारत जो है उसको तो आज़ादी मिली थी और पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, यानी कि हमसे आज़ादी मिली थी भारत को। और जो अंग्रेज थे उन्हें हमसे आजादी मिली थी, वो भी शायद सेलिब्रेट करते होंगे और सोचते होंगे कि भाई इन जैसे बावलों के साथ हमने इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लिया। इसलिए कि जाहिर है कि अब इस वक्त हमने उनका जो हाल कर रखा है कि उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान अलग बनाकर हम लोगों को दे दिया। नहीं, मुसलमान जो थे पाकिस्तान में यहाँ रहने वाले, उनको पकड़ा दिया कि जी ठीक है वहां जाओ, जरा भारत वालों का भी पीछा छोड़ो, ये अपना जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, और आप जैसे कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं तो बस रहिए अपनी मर्जी से। और इस वक्त हो ये रहा है कि हम अपनी मर्जी से रहने के लिए हमने पाकिस्तान लिया था, लेकिन हमारी मर्जी चल के ही नहीं दे रही। कभी अमेरिका हमारे कान में उड़ता है कि ये करो वो करो, हम उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं। और कभी चाइना हमारी चाबी भर देता है और कहता है कि अब ऐसे करना है वैसे करना है। और उसके बाद चाइना को तो अभी अभी पता लगा कि वो जो सीपीसी बनाते चला जा रहा था कई साल से पाकिस्तान में, और कहा जा रहा था कि जी उसके बाद चाइना की तो किस्मत ही पलट जाएगी और हमारी भी उसके साथ हमारी किस्मत भी पलट जाएगी। तो अभी चाइना को पता लगा कि जी उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, शब्बर जैदी और न जाने कौन कौन लोग उठकर कह रहे हैं कि जी ये तो सब कुछ चाइना का किया धरा है, हमारी इकोनॉमी जो खराब की है ना, ये सब कुछ शी जिनपिंग का किया धरा है। तो अब ये बातें की जा रही है तो जाहिर है कि हम जो है हम तो आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था और उसके बाद आजाद जो था वो भारत हुआ था, और साथ ही साथ अंग्रेज भी हमसे आजाद हो गए थे। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ऐसे ही थोड़ी कि मतलब तुम ऐसे ही हमें हम साइड पे हो गए तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अभी भी इंग्लैंड यानी कि वो जो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, जिन्होंने सालों साल हुकूमत की थी यहाँ के लोगों के ऊपर, उनके सर पे हम अभी भी जाते रहते हैं और हमारे लोग जा जाकर ग्रूमिंग गैंग और पता नहीं कैसे कैसे गैंग बनाकर वहां पे रह रहे हैं कि अंग्रेजों को आंसू आठ आठ आंसू रुला दिया। और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब हम इन लोगों से पीछा छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। कभी कहते हैं कि जी वीजा नहीं देंगे, कभी कहते हैं वीजा में और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कभी कोई बात करते हैं कभी कोई करते हैं कि हमारे लोग भी कभी पहाड़ के जरिए तो कभी झील के जरिए तो कभी नदी के जरिए तो कभी बोट के जरिए तो कभी कैसे और कभी कैसे वहां पर पहुंच ही जाते हैं। और जब पहुंच ही जाते हैं उसके बाद हमारे लोगों को रहना आता है कि जी किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट जितने जाते हैं पाकिस्तान से, जितने लोग पाकिस्तान में हैं उतने ही लोग जो है मेरे ख्याल है इन यूरोपियन कंट्रीज में और इंग्लैंड में और कई दूसरी जगह पर भी पहुंच चुके हैं। और अब अंग्रेजों की समझ में नहीं आ रहा, वो यही समझ रहे हैं कि जो पाप उन्होंने किया था उस टाइम पर, यानी पुराने जमाने में हमारी जमीन पर कब्जा करके, उसके बेचारे अभी तक जो है ना भुगत रहे हैं। अभी तक जो है ना उनका कर्मा जो है वो उनको जाने नहीं दे रहा, उनको निकलने नहीं दे रहा। लेकिन खैर बहरहाल हम आपको 14 और 15 अगस्त को भी बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह के बारे में यहाँ पर इस वक्त कहा यह जा रहा है कि हर तरफ जो है वो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और जश्न आज़ादी, जी हाँ, जश्न आज़ादी की तकरीब इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए जी प्लान कर लिया गया है कि कहाँ से जो है वो ट्रैफिक को किस तरफ दूसरी साइड पे जाना है, या कह लीजिए नए रूट बना दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। क्योंकि हमारे लोग जो है ना, हमें बत्तियां देखने का बड़ा शौक है, हमें लाइट्स देखने का बहुत शौक है, तो इसलिए हमारे सारे लोग जो हैं वो आज रात को ही बाहर निकल जाएंगे और लाइट्स वगैरह देखने के लिए, और उसके बाद बहुत देर तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, लाइट्स तो नजर आई जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं इमरान खान के लिए, जी इमरान खान के बारे में बड़ी खबरें चल रही हैं 2-3 दिन से। इंडियन मीडिया भी कह रहा है और सोशल मीडिया भी, और सब में यही कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को शायद खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, खान साहब जो है उन्हें मार दिया गया है, और इस तरह की कई खबरें जो है। वजाहत एस खान, जी हाँ, ये वजाहत एस खान साहब जो है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो कि आजकल जो है वो कहीं इंग्लैंड या अमेरिका या पता नहीं कौन से देश में बैठे हुए हैं। इस वक्त तो खैर आपको कमोड पे बैठे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जनरल परवेज मुशर्रफ के बहुत लाडले थे, और जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने आने के बाद जो है सबसे ज्यादा इन्हीं को इंटरव्यूज दिए। और फिर इनसे ये भी कहा गया कि बताइए जी नवाज शरीफ साहब क्या शहाना जिंदगी गुजारे थे। तो इन्होंने जी कभी नवाज शरीफ साहब के घर में जाकर, यानी जो पीएम हाउस है, कभी वहां के टब में लेटकर इन्होंने अपना इंटरव्यू बनाया या अपना शो बनाया, और कभी ये कमोड पे बैठे दिखाई दिए कि देखिए जी सोने के कमोड पे नवाज शरीफ साहब जो है वो जाके सोने के कमोड को गंदा किया करते थे, जो भी कहिए किया करते थे, कुछ तो करते ही होंगे ना, बैठे तो नहीं रहते होंगे। खैर, तो अब ये कि
वजाहत खान जो है, इन्हीं की ये न्यूज है कि जी इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने कहा है कि जी उनको मार दिया गया है और खान साहब अब हमें नहीं रहे। तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब आई विश के बिल्कुल खैरियत से हो। और हो सकता है वजाद खान ना ये चाह रहे हो कि इनकी खबर सुनकर अचानक ही से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जिसका ये बहुत अरसे तक खुद भी हिस्सा रहे हैं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये जितने इमरान खान के साथ मीडिया के लोग दिखाई देते थे और वाह वाह करते दिखाई देते थे, ये सबके सब उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ही रखे हुए थे। और बाद में जब इमरान खान को हटाया गया तो कई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग भी बदल दिए गए। उसके साथ ही ये लोग भी कहीं इधर उधर दौड़ भाग गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन पाकिस्तान से बहरहाल ये लोग निकल गए। लेकिन जाहिर है इतनी देर में इन्होंने काफी पैसा वैसा जमा कर लिया होगा, वरना तो इतना पैसा भी चाहिए होता है कहीं पे चले जाने के लिए। बहरहाल इन्होंने जी इमरान खान साहब के बारे में जो इत्तला या जो न्यूज चलाई है, उसको मेरे ख्याल से तो वो फेक न्यूज है। और होना तो ये चाहिए कि इस वक्त की हुकूमत को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को फौरी तौर पर इमरान खान से उनकी बहन या किसी और फैमिली मेंबर और लॉयर की मुलाकात करा देनी चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो बना लेनी चाहिए, और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे और इवन टीवी चैनल्स पर भी दिखा देना चाहिए कि खान साहब खैरियत से। बजाय इसके कि इस तरह की न्यूज जो है यहाँ से वहां फैलती रहे और उसके बाद लगे कि पता नहीं क्या हो गया। और अगर ऐसी बात है कि इमरान खान साहब खैरियत से मजे में है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो बिल्कुल इमरान खान की मुलाकात करवाइए उनकी फैमिली से, उनके लॉयर से, और वीडियो बनाकर और सब में दिखा दीजिए, टीवी पे दिखा दीजिए। टीवी पे नेतन्याहू आ सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं आ सकते? नेतन्याहू के साथ तो हमारा वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। तो नेतन्याहू को अगर बार बार टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का, तो इमरान खान को क्यों नहीं दिखा रहा? यही हाल हो सकता है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तब भी यही हो रहा था। यहाँ तक के अब इस वक्त इमरान खान साहब जेल में कितने मजे कर रहे हैं। वैसे ये भी एक अजीब बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर जेल में जाता है, उसके बाद आने वाला प्राइम मिनिस्टर ये बताता है कि जी वो तो बहुत मौजे कर रहा है। तो जी जेल में भी कोई मौज हो सकती है, ये बात तो मुझे अभी ही पता लगी है। खैर, एहसन इकबाल साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि इमरान खान तो बहुत आराम से रह रहे हैं। एक मरतबा हम कोट लखपत जेल गए तो जब नवाज शरीफ मिलने आए तो उनके कपड़े पसीने से ऐसे मतलब उनका कहना है भीगे हुए थे कि लग रहा था कि अभी उन्होंने शावर लिया। तो एहसन इकबाल साहब, हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने वाकई शावर ही लिया हो। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब नहाते नहीं, शावर नहीं लेते? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब उनको इतने मतलब पसीने आए हुए थे तो क्या वो धूप में उनको खड़ा किया हुआ था? क्या कर रहे थे वो? कहीं एक्सरसाइज कर रहे थे खान साहब की तरह, कोई साइकिल वगैरह चला रहे थे, कुछ और कर रहे थे? या आपको लग रहा है कि मतलब शावर लिया हुआ था? तो हो सकता है शावर ही लिया हो। आपने पूछ लेना था ना नवाज शरीफ साहब से कि जी शावर लिया और अचानक आप लोग आ गए। तो उन्होंने जो है वो जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गए, तो इस वजह से वो मतलब सूखे नहीं, ड्राई नहीं हुए, जो भी कहिए। बहरहाल खैर एहसन इकबाल साहब इस तरह की बातें करते रहते हैं, और इन्हीं के साथ यानी कि पीएमएलएन के लोग आजकल जिस तरह की बावली बावली बातें कर रहे हैं, उनको सुनकर तो यही लग रहा है कि पता नहीं इन लोगों को हुआ क्या है। जैसे कि इसाक डर साहब ने एक नहीं दो दो मिनिस्ट्रीज ले रखी है। वैसे तो सुना है उनको तीन चार का और भी शौक है, लेकिन फिलहाल के इस वक्त के जो भाई लोग हैं उन्होंने कहा है कि भाई अभी दो पे ही गुजारा करो। हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा, इससे महंगाई में भी कमी होगी, ये कहना है इसाक डार साहब का। मुझे नहीं पता इसाक डार साहब जो है, पहले इमरान खान साहब को कहा जाता था कि पता नहीं क्या सूंघ सांग के आ जाते हैं। अब मुझे लगता है इसाक डार साहब भी कुछ सूंघ सांग कर आ जाते हैं, इसलिए कि हफ्तों में नहीं दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। ओए होए होए होए। मतलब ये चमत्कार होगा कैसे इसाक डार साहब? ये भी बता देते आप तो बड़ा अच्छा होता। वैसे आज इसाक डार साहब जो है वो और जो है यानी फॉरेन मिनिस्टर नॉर्वे के जो आए हुए हैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहे थे, और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना था तो उसमें जो है वो कुछ भारत के बारे में ही वो कुछ कह रहे थे कि नहीं हमारी जो यानी जो पानी वानी का जो इशू चल रहा है ना, उसको लेकर बात की जा रही थी, और वो नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो हाँ जी कर रहे थे, ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इसलिए कि उनको भी पता है कि उन्होंने भारत को क्या कह देना है या भारत ने क्या सुन लेना है। तो बहरहाल क्योंकि हमारी आदत है कि हमारे यहाँ कोई भी दुनिया का कोई आ जाए तो हम उसको भारत की कहानी सुनाने से बिल्कुल भी नहीं रुकते। लेकिन बात करेंगे, अगर हमने भारत का नाम ले ही लिया है तो भारत के नाम के साथ ही मुझे पीएम मोदी जो है उनका ख्याल आ गया, वो मुझे याद आ गया मोदी जी। और जी मोदी जी के लिए कहा यह जा रहा है कि जी एक सर्वे करवाया गया है भारत में। अब वो सर्वे किसने करवाया है, और यकीनन राहुल गांधी तो सर्वे से बिल्कुल भी जो है वो कह लीजिए कि सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, लेकिन बहरहाल
कहा यह जा रहा है कि जो सर्वे किया गया रिसेंट सर्वे में 80% लोग जो है वो चाहते हैं कि मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे 2029 तक। अरे मोदी जी 2029 क्या, मैं तो कहती हूँ 2059 तक आप ही रहिए। इसलिए कि मतलब आपकी वजह से ही तो मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा हल्ला गुल्ला रहता है, हर वक्त आप कहते रहते हैं ना हम घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हमारे लोगों को भी जोश आ जाता है और फिर आप कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे। तो एक एक थोड़ा ना एक थोड़े मतलब बोरिंग सी लाइफ होने नहीं देते आप, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे, तो कभी आप लोग कोई बात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि भारत में अगर 2029 में अगर सर्वे में लोग कह रहे हैं कि जी 80% लोग के मोदी जी ही रहेंगे, तो वहां पर हम ये तो कह नहीं सकते कि जी वहां पर जो है वो फौज ने जो है वो रिजल्ट बदल दिए या फौज ने कुछ कर दिया या कोई और आया। यानी जैसे खलाई मखलूक कहा करते थे नवाज शरीफ साहब एक जमाने में, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला था ना, और कहा करते थे मुझे क्यों निकाला, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को खलाई मखलूक कहते थे और बार बार कहते थे जी खलाई मखलूक ने ये कर दिया तो खलाई मखलूक ने वो कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में अगर इलेक्शंस होंगे तो कहीं से खलाई मखलूक आकर और रिजल्ट जो है वो बदल दिए जाएंगे। तो अगर पब्लिक चाहेगी भारत की तो मोदी जी डेफिनेटली 2029 तक भी रहेंगे, लेकिन अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो कोई और आ जाएगा। और ये बात जो है भारत में कम से कम ये आप कह सकते हैं कि वहां पर हमारे यहाँ की तरह की जो है वो गुंडागर्दी नहीं चलती कि जी मैंडेट किसी और का है और बैठा कोई और है। मैंडेट जो है वो नवाज शरीफ का है, आ गए इमरान खान, या मैंडेट इमरान खान का है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए। ऐसा बहरहाल जहां भी होता हो, लेकिन भारत में नहीं होता, पाकिस्तान वाली हालत नहीं है। तो देखते हैं कि अगले इलेक्शन में कौन आता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूयॉर्क से में जो है वो एक हमारे यहाँ के जो गवर्नर बलोचिस्तान है शेख जाफर खान मंदोखेल, इनकी एज जो है वो 70 बताई जा रही है, 70+ इनकी उम्र है। और जी यूथ एंड एआई समिट जो है, यानी कि यूथ और एआई समिट हो रही है वहां पर, उसके लिए 2026 में तो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए शेख जाफर खान मंदोखेल को भेजा गया है। अब अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन है कि जी ये यूथ के लिए था ये, और उसमें जो है वो मंदोखेल साहब को भेज दिया गया है जिनकी एज जो है वो 70 या 70+ है, तो मैं ये कहूंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो ऐसा लोग लिखा करते हैं ना। और फिर एक ये भी था दिल तो बच्चा है जी, तो हो सकता है कि उनका दिल बच्चा हो, इस वजह से उनको भेज दिया। और बाकी यूथ का क्या है जी, हमारी यूथ जो है वो निकल ही आएगी, कभी ना कभी चली ही जाएगी। उसलिए जरूरी नहीं है। अब अगर न्यूयॉर्क की सैर करना ही लिखा था तो कहा गया कि चलो जी गवर्नर बलोचिस्तान को भेज देते हैं। हालांकि बलोचिस्तान में लोगों की क्या हालत है ये सबके सामने ही है, बलोचिस्तान में से न्यूज हम बाहर आने नहीं देते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से लोगों को पता लग ही जाता है। और खास तौर पे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो तो सारा दिन कान लगा के बैठे रहते हैं बलोचिस्तान में। अरे बलोचिस्तान ने तो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी, ये भी कई लोग मुझे 2-3 दिन से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बाकी का मुल्क भी तो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दे, हम सबके सब गुलाम हैं, हम सबके सब इस वक्त जो है ना वो जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे पैनलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। सलमान रशीद साहब कहते हैं ना कि जी हम इस जगह फंसे हुए हैं, यानी कि क्या था आर्मी ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऐसे करके कुछ उन्होंने कुछ बनाया था, तो उन्होंने अपनी बुक का नाम भी कुछ रखा था। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त ये सबका सभी जो है वो हम एक तरह के गुलाम है, एक तरह के बंधे हुए हैं, एक तरह के कहिए कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जोर जबरदस्ती या कह लीजिए कि डरा धमका के जिस तरह से रखा गया है। तो वो तो सभी को आजादी चाहिए। आजादी ये नहीं है कि हम यहाँ से निकल कर कहीं चले जाएं, आजादी ये है कि अपनी मर्जी से इंसान काम कर सके, अपनी मर्जी से बात कर सके। अगर कोई चीज ठीक लग रही है तो ठीक कहें, गलत लग रही है तो गलत कहें। दूसरे भी हमारी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे बात ना करें या हम उन्हें बोलने ना दें। लेकिन इस वक्त हो यही रहा है कि पाकिस्तान में हर तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि सब लोग चुप ही कर जाएं। और अगर बलूचिस्तान के गवर्नर साहब को मेरे ख्याल है कुछ खुश करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया होगा, लेकिन ये तो देख लेते ना कि समिट कौन सी हो रही है, यानी कि एआई समिट हो रही है, वो भी यूथ के लिए। तो कम से कम उनको किसी और चीज में भेज देते, कुछ ना कुछ तो बुजुर्गों के लिए भी होता ही होगा ना वहां पे, तो उसमें भेज देते। लेकिन नहीं, हमारे लोग जो हैं वो तो बस मतलब अक्ल इस्तेमाल ना करने की ना कसम खा रखी है कि भाई अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी जो मर्जी होता रहे।
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना तकरीबन बंद हो गया, बहुत ही कम रह गई इन्वेस्टमेंट। और कहा यह जा रहा है कि जी जून के मंथ में फॉरेन या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आई है वो सिर्फ $14 बिलियन है, जबकि भारत में एक ही मंथ के अंदर जो है 15 से $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। खैर, भारत के साथ मुझे नहीं पता कि हम लोग क्यों कंपेयर करते रहते हैं। भारत हमारे मुकाबले में एक बड़ी कंट्री है, हमारे मुकाबले में हर तरह से वो कह लीजिए कि उनके जो ताल्लुकात है या टर्म्स हैं हर कंट्री के साथ वो डिफरेंट है। और हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है कि उनके यहाँ तो उस किस्म के टेररिज्म और इसकी उसकी बात भी नहीं की जाती। उनके यहाँ तो इस तरह से बार बार लोन और जो दूसरी चीजें हैं उसके ऊपर भी लोग परेशान नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी हमारे लोग जो हैं, अब ये राना आतिफ साहब जो है उनका भी ये कहना है कि जी जून के मंथ में फॉरेन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ 14 मिलियन डॉलर आई है, जबकि भारत यानी कि हमारे साथ जो कंट्री है भारत, वहां पर एक ही मंथ के अंदर 15 से $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। तो सर उन्होंने अपने आप को, ऐसा तो नहीं है ना कि उनके यहाँ कोई बीएल अटैक कर रही हो, कभी टीटीपी अटैक कर रही हो, कभी कोई आ रहा हो, कभी सारा पैसा लेकर और उनके पॉलिटिशियंस को लाने वाले या कोई उड़नछू हो जाता हो, या इतना ज्यादा करप्शन होता हो कि चाइना जो है वहां पर बरसों से कोई काम करे कोई भी कंट्री और उसके बाद वो अपना सर ही पीटती रहे कि जी प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कोई इस तरह की चीज वहां पर नहीं होती। बार बार हुकूमत गिर जाएगी, गवर्नमेंट को हटा देंगे। गवर्नमेंट के जो भी आया है प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आप शुरू हो जाइए वहां जब से पाकिस्तान बना है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अभी तक ऐसा नहीं होता कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स को उठा के लोग जेल में बंद कर दें और उसके बाद वो बाहर ही ना आ सके, किसी को फांसी लगा दें तो किसी को मुल्क से बाहर भगा दें। ऐसा वहां नहीं होता। तो जाहिर है वहां पे जो इन्वेस्टर आता है उसको इस बात का यकीन होता है कि उसका पैसा महफूज है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे चाइनीज वर्कर्स आते हैं, उनको जिस तरीके से मार डाला जाता है, उनके ऊपर अटैक होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई किसी और कंट्री से कोई आएगा काम करने के लिए तो बेचारा अपनी जान ही बचाता फिरेगा। ऐसा बहरहाल होता हुआ जो है वो भारत में दिखाई नहीं देता। इसलिए वहां से कंपेयर ना करें। हमारे हालात, हमारी हरकतें और हमारे जो कुछ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में जी लोन जो है, पाकिस्तान लोन लेता चला जाता है और रुकने का नाम नहीं लेता। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और न जाने कौन कौन, एक भारत ही रह गया है कि मैं तो मोदी जी को कह कह के थक गई, मोदी जी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 4-5 बिलियन की पाकिस्तान में। उसके बाद देखिए नॉन स्टेट एक्टर, क्या कोई भी एक्टर आपके यहाँ जाते जाते दिखाई नहीं देगा। लेकिन नहीं, मोदी जी को भी ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने उनके कान भर रखे। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात नहीं करते कि चलो कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मिलके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ करते हैं ताकि जो इश्यूज चल रहे हैं वो खत्म हो। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 83 ट्रिलियन रुपीज, पाक रुपीज में 83 ट्रिलियन रुपीज का कर्जा जो है वो पाकिस्तान के सर पर आ गया है। यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनके सर पे नहीं, बल्कि मेरे जैसे आम पाकिस्तानी जो है, मेरे जैसे जो आम सिटीजन हैं उनके सर पे आ गया है। क्योंकि इन लोगों ने तो अपना कर्जा वर्जा लेना है और उसके बाद जब इनका दिल करेगा ये उठेंगे और ये 9-2-11 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे जैसे लोग रह जाएंगे। वो जो कहते हैं ना कि जो बच्चा भी पैदा होता है पाकिस्तान में उसके ऊपर सर पे 1 लाख का कर्जा होता है, ये बात कुछ साल पहले कही जाती थी। अब तो वो कर्जा बढ़कर या वो लोन बढ़कर जो है वो 3 लाख पे पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है। इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से बिल्कुल क्रैश हो चुकी है। लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, कहेंगे नहीं जी हम तो बड़े रेलिवेंट हो गए, हमें तो जी अमेरिका बुला रहा है, हमें तो ईरान बुला रहा है इनके लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, हम तो जी डिफेंस पैक्ट करते थे, डिफेंस पैक्ट पे डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस डिफेंस डिफेंस। तो इतना डिफेंस जो आप कर रहे हैं जिस कंट्री का, जहाँ पे रोटी नहीं है लोगों के पास खाने को, जहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर वक्त लोगों को मारा जा रहा है, कभी बैग छीना जा रहा है, कभी मोबाइल छीना जा रहा है, उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बात होती है। कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई हेल्थ सेक्टर के लिए बात नहीं करता कि जी यहाँ पर लोगों की जो हालत हुई हुई है, हॉस्पिटल्स की जो हालत है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हर ये कहेगा जी नवाज शरीफ साहब ने तो जी बड़े हॉस्पिटल बना दिए, जबकि नवाज शरीफ हो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, किसी ने भी एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया है जहां पर के वो ये कह सके कि अपना खुद का इलाज करवा पाए। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ जो टीवी पर आके भविष्यवाणी बताया करती हैं या करते हैं जो लोग आके, और बड़े बड़े नजूमी जो है वो हमारे टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हैं, उनमें से एक का कहना ये है कि जी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, यानी कि
जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अगले 10 साल जो है वो कहीं नहीं जा रहे। अब जी अब यही बात जो है इन्होंने भी साइमा खान को ही है, उनका कहना है कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे। खैर अब कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बात तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने कह दिए तो फिर तो इसका उल्टा ही होता है, इसलिए कि ये लोग जब कोई बात करते हैं उसका उल्टा होता है, तो इसलिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खैर लोगों का एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जी अब आपने इनके साथ ही रहना है, ये 10 साल रहने वाले हैं, 10 साल बाद फिर 10 साल रहने वाले हैं। तो इसी तरह की बातें जो है लोगों के जहनों में डाली जा रही है। हमें कोई एतराज नहीं है, आप 10 साल रहिए, 20 साल, 50 साल रहिए, लेकिन कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करती हुई दिखे तब की बात है। कंट्री को बार बार लोन ना लेना पड़े, लोगों को खुदकुशियां ना करनी पड़े, लोगों की जो कह लीजिए रहने का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो जाए अगर आम पब्लिक का, तब लोग कहेंगे कि हाँ जी आप रहिए 10 साल क्या 100 साल रहिए। लेकिन अगर आपने हालत जो इस वक्त मुल्क की कर रखी है, जिस तरीके से बलूचिस्तान जल रहा है, जिस तरीके से केपीके में जो कुछ हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर या कह लीजिए पीओके जिसको हमारे भारतीय दोस्त कहते हैं, उधर आपने जो हालात कर रखे हैं और बार बार आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी हम भारत को आंखें दिखा रहे हैं, हमने डिफेंस पैक्ट जो किया है, तो अब भारत को एक कंट्री नहीं 3 कंट्री से लड़ना पड़ेगा। अगर इस किस्म की बातें आप करते रहेंगे सिर्फ लोगों को जोश दिलाने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि लोग आपकी किसी बात के ऊपर कुछ ना कहेंगे, जी आपने तो बड़ा हमें बचा के रखा हुआ है, तो भाई ऐसा बचना लोग नहीं चाहते, सीधी बात है। लोगों का पीछा छोड़ दीजिए, लोगों को जीने दीजिए, खुद भी जिए दूसरों को भी जीने दें वाली पॉलिसी लेकर आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।